हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर के लास्ट में हमें एक बंदा दिखाया गया था जिसका नाम है विक्टर। डेसमोंड ने इसे आदेश भिजवाया है कि ये डीगार्ड टेरिटरी में जाए और वहां के राजा को भड़काकर पर्डियम के खिलाफ लड़ाई शुरू करवाए। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि गिस्लिन के डैड को दिखाया जाता है जो अपने मीटिंग रूम में बैठा है। तभी एक संदेश वाहक से इसे एक संदेश मिलता है जिसे ये पढ़ रहा होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि मेरे बेटे गिलमोर डीगार्ड की हत्या की है तुम्हारे बेटे गिस्लिन पर्डियम ने, और अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। ये सारी बातें इस संदेश में लिखी होती है जिसे पढ़कर गिस्लिन का बाप हैरान रह जाता है। अब इस सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए तभी वो ऑर्डर देता है कि सारे सैनिकों को तैयार करो, ये लड़ाई का उद्घोष है। दोस्तों ये बात साफ है कि डेसमोंड के गुप्तचर विक्टर ने अपना काम कर दिया है। डीगार्ड के राजा को भड़काकर पर्डियम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ये चिट्ठी भिजवा दी है क्योंकि डीगार्ड के राजा को लगता है कि उसके बेटे गिलमोर की हत्या की है गिस्लिन पर्डियम ने। लेकिन ऐसा तो नहीं है दोस्तों, हो सकता है कि ये लड़ाई सिर्फ रूनस्टोन के लिए की जा रही हो। अब जैसे ही जॉल्टर लड़ाई की तैयारी करने की ऑर्डर देता है, हम देखते हैं कि वहां पर बैठा हर कोई बंदा हैरान हो जाता है। तब सेनापति रेंडोल्फ चिल्लाता है कि क्या कहा उस डीगार्ड के राजा ने? हाँ, उसने कहा कि हमारे लॉर्ड गिस्लिन पर्डियम ने मारा है उसके बेटे गिलमोर को। ये तो बकवास है, उसका दिमाग खराब हो गया है लगता है। वो झूठ बोलकर हमसे लड़ाई करना चाहता है। उन लोगों को अपना दिमाग लगाना चाहिए था कि हमारे गिस्लिन पर्डियम ऐसा क्यों करेंगे। वो झूठ बोलकर हमसे लड़ाई कर रहे हैं, आखिरकार उन्हें इस लड़ाई से क्या मिलेगा? इस नॉर्दर्न रीजन में हमारी मैत्री पता नहीं कब से है और अब वो इस मैत्री को तोड़कर हमसे लड़ाई करना चाहते हैं। क्या हासिल करना चाहते हैं? दोस्तों किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार डीगार्ड का राजा इनसे लड़ाई करना चाहता क्यों है, वो झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा है। तभी हम देखते हैं कि गिस्लिन जो वहां पर बैठा है वो बोल रहा होता है कि ये सब सिर्फ रूनस्टोन के लिए हो रहा है। देखिए, जैसा कि मुझे पता चला कि जब मैं मैजिक टावर में गया था उस वक्त हमारे यहाँ से कुछ अनुचर गए थे और हो सकता है कि वो संदेश देने के बहाने हमारे खिलाफ झूठी खबरें फैला कर आए हों। इसके अलावा रूनस्टोन की बात को भी उन लोगों ने लीक कर दिया हो। ये सुनकर वहां बैठे सारे बुड्ढे हैरान हो जाते हैं और गिस्लिन से कहते हैं कि क्या इतनी बड़ी बात तुम कैसे कह सकते हो, इसके खिलाफ तुम्हारा कोई सबूत है? तब यहाँ पर गिस्लिन का बाप जो अभी चुप है वो सोच रहा होता है कि वैसे ऐसा हो तो सकता है, कई बार इतनी कीमती चीजों के लिए लड़ाई हो जाती है। रूनस्टोन जिसे हमने अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए खोजा था, कई बार ऐसी चीजें किसी टेरिटरी की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। गिस्लिन, पता नहीं मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है बेटे कि तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी, सब तुम पहले से ही जानते थे। इससे पहले कि जॉल्टर आगे कुछ बोले हम देखते हैं कि रेंडोल्फ फिर से चिल्लाता है कि कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, उस डीगार्ड ने हमारे खिलाफ वॉर की शुरुआत की है ना, वैसे भी उनके सैनिक हमसे कम हैं, आज उन्हें सबक सिखाकर ही रहेंगे और हमारे सैनिक तो उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रोंग है, हमें लड़ाई का ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों ये लोग तो लड़ाई करने को तैयार है, लड़ाई की तैयारी की बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में ही एक और बुरी खबर आ जाती है जहाँ पर स्कोवन चिल्लाते हुए आता है कि माय लॉर्ड, एक बहुत ही बुरी खबर है, वो लोग आ चुके हैं हमसे लड़ाई करने के लिए। दोस्तों इन लोगों ने तो तैयारी की शुरुआत भी नहीं की है लेकिन डीगार्ड की पूरी सेना यहाँ पर पहुंच चुकी है क्योंकि डेसमोंड ने तो इस सारी चीजों की तैयारी पहले से ही कर रखी थी जिसके बारे में गिस्लिन जानता है। तब होता यह है कि जॉल्टर और बाकी सब किले के दीवार के पास आकर ये सारी चीजें देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी सी सेना किले के सामने आकर खड़ी हो चुकी है, बहुत ज्यादा सैनिक होते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ डेसमोंड का वो बंदा जो इतने दिनों से पर्डियम में छुपकर रह रहा था गुप्तचर बनकर, वो भी इस लड़ाई में आगे बढ़कर घोड़े पर बैठकर तैयार आगे सज्ज खड़ा था लड़ने के लिए, सबको मारने के लिए। ये सब चीज देखकर जॉल्टर और उसके सारे बंदे हैरान हो जाते हैं कि क्या अभी तो वॉर को डिक्लेयर किया गया और इतनी जल्दी ये लोग यहाँ पर पहुंच गए। तब एल्बर्ट कहता है कि हमने तो अभी तैयारी भी पूरी नहीं की और ये लोग यहाँ पर पहुंच गए और इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं, इतनी जल्दी ये इतनी तैयारी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने सूत्रों से पता लगा लिया है कि ये लोग 6000 सैनिक लेकर आए हैं, इसके अलावा 1000 सैनिक जो कि सप्लाई यूनिट की मदद करने के लिए है वो भी इनके साथ ही है, मतलब कुल मिला के 7000 सैनिक ये लेकर आए हैं। उसके अलावा वो बहुत सारे सीज वेपन्स जो ये लेकर आए हैं उन लोगों ने इन्हें लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है इस किले को भेदने के लिए। तब एल्बर्ट रेंडोल्फ पर चिल्लाता है कि रेंडोल्फ अपनी आंखों के सामने देखिए सब क्या है, देख इतने सारे सैनिक और इतने सारे वेपन्स ये हमारे लिए लेकर आए हैं। तू तो सोच रहा था कि इन्हें हरा देगा आसानी से, हमारे सैनिक तो इनके सामने बहुत ही ज्यादा कम है, इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे कर सकते हैं? रेंडोल्फ जवाब दो। तब रेंडोल्फ कहता है कि मैं क्या बता सकता हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि सेना का बजट कम मत करो, पैसों की वजह से तो हमने सेना भी कम कर ली। तब हम देखते हैं कि जॉल्टर चिल्लाता है कि बकवास करना बंद करो सारे, ध्यान दो, अगर हम इस तरह से आपसी लड़ाई में लगे रहेंगे तो इन्हें कैसे हराएंगे? जल्दी जाओ, सारे सैनिकों को किले की दीवारों पर खड़ा करो, इन्हें जमा करो, सारे नगरवासियों को जल्दी जमा करो, किले के अंदर लेकर आओ, उन्हें यहाँ से चोट नहीं लगनी चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए वो सब। इसके अलावा सैनिकों तैयार हो जाओ, लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों जॉल्टर ने कुछ ही सेकंड्स में ये सारे ऑर्डर दे दिए हैं, सारे नगरवासियों को अंदर बुला लिया है, किले
कि किले के दरवाजों को बंद कर दिया गया है और सारे सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया है। किले के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी हमें दूर खड़ा एक बंदा दिखाई देता है, घोड़े पर जो बैठा है और किले को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये है डी गार्ड टेरिटरी का काउंट, जिसका नाम है टेमोस डी गार्ड। कम्युनिस्ट शक्ल का ये बंदा टेमोस डी गार्ड है, जो कि अपने बेटे की मौत की खुशी मना रहा है और बोल रहा होता है कि गिलमोर मेरे बेटे, तुम तो एक लोफर थे जो मेरे कभी किसी काम नहीं आए, लेकिन मरने के बाद तुमने मेरे लिए काफी अच्छा कर दिया कि मैं इस पर्डियम किले पर हमला कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या किला है। तभी अपने साथ ही घोड़े पर बैठे डेस्मोंड की सीक्रेट हथियार विक्टर से बोलता है कि विक्टर, तुम मेरे साथ चलो, मुझे अपने बड़े भाई पर्डियम से बात करनी है, चलो उससे बात करते हैं। अब जैसे ही टेमोस डी गार्ड विक्टर के साथ किले के थोड़े से करीब चलाता है, तब हम देखते हैं कि ऊपर से वॉल्टर चिल्लाता है कि मेरे भाई डी गार्ड, ये सब क्या है, तुम मेरे खिलाफ लड़ाई कैसे कर सकते हो, हम दोनों तो दोस्त हैं, यह किस तरह की अजीब बात तुमने की है। तब डी गार्ड कहता है कि क्या मैं अजीब बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बेटे गिस्लिन पर्डियम ने मेरे बेटे गिलमोर को मारा है, और कौन ऐसा बाप होगा जो ये सब सुनकर बैठा रहेगा। हाँ, बदला तो लेना ही पड़ेगा। मेरा प्यारा बेटा गिलमोर तुम्हारे इस पर्डियम की धरती पर मरा है, अगर आज तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करते हो, झुक जाते हो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और यहाँ पर कोई खून नहीं बहेगा, सुन रहे हो पर्डियम। दोस्तों, गिस्लिन भी ये सारी चीजें अपने डैड के पास ही खड़ा होकर देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। तभी रैंडोल्फ चिल्लाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, अभी भी झूठ बोल रहा है। तब एल्बर्ट कहता है कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये मरने के लिए आया है। तब पीछे खड़ा गिस्लिन सोच रहा होता है कि अलीना की मौत को बचाकर मैंने इस चीज को थोड़ी देर के लिए टाल तो दिया था, लेकिन मैं जानता था कि गिलमोर को मारा गया है हमारे पर्डियम की धरती पर, और एक ना एक दिन ये हमसे लड़ाई जरूर करेंगे, ये दिन जरूर आएगा। ये लड़ाई करने के लिए सीज वेपन भी लेकर आए हैं, इसका मतलब साफ है कि ये हमारी धरती को पूरी तरह से कुचलना चाहते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। इतने में ही हम देखते हैं कि वॉल्टर इस टेमोस डी गार्ड की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आखिरकार कोई इसके बेटे पे इल्जाम लगा रहा है, वो भी झूठा। तब वॉल्टर चिल्लाता है कि तूने मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है, मेरी बात को कान खोलकर सुन बे, मेरे बेटे गिस्लिन ने किसी को भी नहीं मारा है। तेरे सवालों का मेरे पास बस यही जवाब है, लेकिन अगर तू फिर भी नहीं मानता है, अगर तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है तो रुक, अगर तू बचना चाहता है तो निकल यहाँ से। वॉल्टर के गुस्से को देखकर विक्टर सोच रहा होता है अपने मन में, वैसे मुझे यही उम्मीद थी नॉर्दर्न वोल्फ से, जो इतने दिनों से नॉर्दर्न रीजन की रक्षा करते हुए आ रहा है, इसके अंदर एक सच्ची लीडर की शक्ति मुझे दिखाई दे रही है। तब टेमोस डी गार्ड बोलता है कि हाँ, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे पर्डियम, इतनी बकवास तुमने चॉइस की है, तुम यहाँ पर खून बहाना चाहते हो इस धरती पर, ठीक है, तैयार हो जाओ क्योंकि अब सब मरेंगे, और हाँ, बाद में इस चीज के लिए पछताना मत क्योंकि सब मरने वाले हैं। तब रैंडोल्फ ये सब सुनकर चिल्लाता है कि ब्रदर, सारे सैनिकों को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा, ये हैं क्या, भुसके चारे हैं जिन्हें हम काट डालेंगे, और कुछ नहीं है, इन्हें लड़ना भी नहीं आता। अब यहाँ पर होमरन चिल्लाता है कि क्या बोल रहे हो तुम रैंडोल्फ, तुम्हें पता नहीं है इनके सैनिक कितने ज्यादा हैं, कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम मारे जाएंगे। तब एल्बर्ट भी कहता है कि हाँ, एक गलती और पर्डियम खत्म। तब रैंडोल्फ कहता है कि ठीक है, ये सब मैं समझ गया, लेकिन हम ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते। एल्बर्ट, तुम बताओ कि बाकी राज्यों से मदद का क्या हुआ। एल्बर्ट कहता है कि जब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे ना, तब तक हम खत्म हो जाएंगे, इस तरह से कुछ नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्या करें, पर्डियम खतरे में है। तब यहाँ पर वॉल्टर सोच रहा होता है कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ये स्ट्रेस के मारे सोच नहीं पा रहे, जब हम चिंतामय होते हैं तो हम शांति से सोच नहीं सकते। डी गार्ड इतनी बड़ी सेना लेकर अचानक से मेरे किले के आगे खड़ा हो गया, इसके बाद ये इतने सैनिकों को जुटा भी पाए हैं, इस बात की मुझे हैरानी है। सीज वेपन लेकर आए हैं और बाकी सब चीज़ें लेकर आए हैं। डी गार्ड की इतनी औकात नहीं कि वो अचानक से ये सब कुछ कर दे, कोई ना कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है, लेकिन वो कौन है मैं समझ नहीं पा रहा। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत कहाँ से करूँ, इस लड़ाई की तैयारी मैं कहाँ से करूँ। तभी अचानक से गिस्लिन कहता है कि डैड, सीज वेपन, सबसे पहले हमें सीज वेपन्स को तैयार करना होगा। देखिए डैड, ये पूरी सेना लेकर हमारे सामने आए हैं, इनकी कम से कम 7,000 सैनिक हैं, और पर्डियम की बात करें तो मुश्किल से 2,000 होंगे, हम इनके 3 गुना से भी कम हैं। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा हथियार भी नहीं है, ये सीज वेपन्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब तक हमारे पास वक्त है। देखिए इनकी आंखों की तरफ, ये पूरी तैयारी करके आए हैं, इनका मोराल हाई है, ये किसी भी कीमत पर हमें कुचलना चाहते हैं, और जब इनके सीज वेपन तैयार हो जाएंगे उसके बाद ये हमें पूरी तरह से मिटाने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम पर पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। देखा जाए तो इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम इनका पहला प्रहार होने तक के लिए वेट करें। इसके अलावा हम बाकी राज्यों से मदद की भी उम्मीद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि उनसे हमें मदद मिले। इसके अलावा किसी भी कीमत पर हमें इस किले
की रक्षा करनी होगी, तब तक हमें इन्हें रोक कर ही रखना होगा इस किले के बाहर। सच कहूँ तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होगा इस वक्त हमारे लिए। तब जॉल्टर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ बेटे, इस वक्त हमारे सैनिकों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि हम रुक जाएं और मदद के लिए वेट करें। लेकिन इसके आगे क्या, जब एक बार इनके सीज वेपन्स तैयार हो जाएंगे उसके बाद हमें किस तरह से इन्हें संभालना है इस बारे में मैं सोच नहीं पा रहा हूँ बेटे। तभी हम देखते हैं कि गिज़लिन के दिमाग में एक प्लान होता है। ये जल्दी से अपने डैड के कान के पास जाता है और फुसफुसाकर अपना प्लान बता देता है। इसके प्लान को सुनकर तो अचानक से जॉल्टर भी हैरान रह जाता है कि इसने पहले से ही तैयारी कर रखी है। गिज़लिन ने हर एक चीज की पहले से ही तैयारी कर रखी है। तब गिज़लिन की आवाज हमें सुनाई देती है, 15 दिन का वक्त बस अब मेरे पास है। जब तक इनके सीज वेपन तैयार ना हो जाए तब तक मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ये मेरा आखिरी मौका है इन्हें हराने का और अपने पार्डियम को बचाने का। इस बार मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। इस बार मुझे किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा। हम देखते हैं कि गिज़लिन पूरे आत्मविश्वास से तैयार है। अपना सूट बूट पहन लिया है लड़ाई वाला, यानी कि अपने आर्मर्स पहन लिए हैं और अपने मर्शनरीज से मिलने के लिए जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गिज़लिन पहुंच जाता है फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के पास, जो इसने कैंप बनाया है ना मर्शनरीज वाला, जहां पर इसके सैनिक तैनात है। वहां पर ये मीटिंग रूम में बैठा होता है गिलियन, बेलिंदा और कोर के साथ। तब ये बाकी सबको बताता है कि लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं तुम्हें जो समझाऊंगा हमें वही करना है। हमें दुश्मनों पर करना है एक चौंकाने वाला हमला। हमें उन्हें लड़ाई में बहुत ही अच्छी तरह से चौंकाना होगा जिसकी उन्होंने तैयारी भी ना की हो। सबसे पहले हमें उनकी सप्लाई यूनिट को काटना होगा जिससे उन्हें सम्मान नहीं मिलेंगे और वो आगे की लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बेलिंदा कहती है कि ठीक है मास्टर, लेकिन हम उनकी सप्लाई यूनिट को काटेंगे कैसे? देखिए आप तो जानते ही हैं कि डी-गार्ड के सैनिकों ने हमारे किले को चारों तरफ से घेर रखा है। बहुत सारी आंखें सारे दिन हमारे पर लगी रहती हैं। हम कहीं बाहर जाएंगे कुछ भी करेंगे तो उन्हें तो पता ही चल जाएगा, तो हम किसी तरह की मूव कैसे करें? गिज़लिन कहता है कि कोर, गिलियन मैंने तुमसे जो कहा था वो तुमने कर दिया। तब कोर बताता है कि हाँ मैंने कर दिया है, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था मैंने वो कर दिया है। हमने फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के पास अपने सारे मर्शनरी सैनिकों को तैनात कर दिया है जिनकी जरूरत पड़ते ही वो आगे आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के अंदर भाग जाएंगे और उन्हें ढूंढना ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस पर गिलियन आगे बताता है कि हाँ हमने बेंचेस को भी तैयार कर लिया है डायरस एंड की खाल से जो बने हैं। इसके अलावा हमने उन्हें सैनिकों को भी दे दिया है जैसा कि आपने कहा था आर्क ड्यूक। दोस्तों यहाँ पर हमें गिज़लिन के अलग अलग प्लान्स के बारे में पता चलता है। इसने सेना की यानी कि मर्शनरीज की एक टुकड़ी को फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के पास तैनात कर रखा है जरूरत के लिए। जैसे ही कोई गड़बड़ लगेगी वो फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के अंदर भागकर छुप सकते हैं। इसके अलावा इसने जो डायरस एंड जो बड़े बड़े राक्षस मारे थे ना, उनकी खाल से काले से रंग का कपड़े टाइप का कुछ बनाया है जो सैनिक ओढ़ेंगे। अंधेरे में तो वो सैनिक बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कोई देख भी ले तो वो उन्हें राक्षस की तरह ही समझेंगे। तब गिलियन आगे कहता है कि उनका डार्क मटेरियल यानी कि उनका काला रंग रात में सारे सैनिकों को ढूंढ पाने में मुश्किल करेगा। हम इससे अपने काम आसानी से कर पाएंगे। तब गिज़लिन कहता है कि हाँ यही तो मेरा प्लान है। देखो अगर हम किसी बड़ी सेना को एक साथ मूव करते हैं तो वो लोगों की नजरों में आ जाती है, वो आसानी से दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर हम सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ी बनाएं और वो भी छुप कर इधर उधर भागे या फिर छुप कर काम करे तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मैंने तैयारी कर ली है कि अपने इन सेना की टुकड़ियों को, इन एलाइट फोर्सेस को छुपाना कैसे है। काम की तैयारी मैंने कर ली है। बस एक बड़ी परेशानी मेरे सामने है। मुझे पता नहीं है कि सप्लाई यूनिट कहाँ है जो डी-गार्ड को सामान भेजेगी। तब ये बेलिंदा से कहता है कि बेलिंदा ये तुम्हारा काम है, तुम्हें पता लगाना होगा कि डी-गार्ड की सप्लाई यूनिट कहाँ पर है, हमें उसे बर्बाद करना है। दोस्तों बेलिंदा ये सब सुनकर बिल्कुल भी डरती नहीं है और अचानक से ही बोल देती है कि ठीक है यंग लॉर्ड मैं ये कर लूंगी। बेलिंदा पता नहीं कौन है, खैर इसके बारे में दिखाया तो नहीं गया। तभी हम देखते हैं कि गिज़लिन आगे सोचता है कि मैं जानता हूँ कि इस काम में जान का खतरा है। हर तरफ से बेलिंदा ऐसे लोगों से घिरी होगी जो इसे मारना चाहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि बेलिंदा ये काम कर सकती है। यही इस काम के लिए बिल्कुल ठीक होगी। बस आखिरी एक चीज है जिसकी मुझे तैयारी करनी है। हालांकि वो तैयारी मैं पहले से ही कर चुका हूँ। वो है मेरा तुर्क का इक्का, मेरा ट्रम्प कार्ड, हमारी एक जादूगरनी जो इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर देगी, उन्हें नेस्तो नाबूद कर देगी। दोस्तों यहाँ पर ये वनीसा की बात कर रहा होता है जिससे इसने तैयार किया है लड़ाई के लिए। आखिरकार वनीसा क्या सारे सैनिकों को मिटा पाएगी? अब दोस्तों गिज़लिन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है किस तरह से इसे लड़ाई जीतनी है। यहाँ से हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। गिज़लिन के कहने पर बेलिंदा ने पता लगा लिया है कि डी-गार्ड की सप्लाई यूनिट कहाँ है जो इन्हें सामान भेजेंगे। वहाँ का ही सीन हमें दिखाया जा रहा होता है। सबसे पहले हमें डी-गार्ड की सप्लाई यूनिट का एक कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो बंदे बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। एक का नाम होता है पैब्रो जो इस सप्लाई यूनिट का कमांडर है, जो हंस हंस के बोल रहा होता है कि हा 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 बहुत ही जल्दी इस लड़ाई में मजा आएगा। वॉर की शुरुआत हो चुकी है। हमने डेसमोंड से हाथ मिलाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इतने सारे सैनिकों के साथ तो हम पर्डियम को आसानी से बर्बाद कर देंगे। क्या बात है, ये लड़ाई हम जीतेंगे। फाइनली इस लड़ाई में मुझे भी एक
एक लैंड हासिल होगा। हाँ, इतने सालों की कमाई मुझे हासिल होगी। बाय बाय पर्डियम। दोस्तों ये सप्लाई यूनिट के बंदे तो नशे में डूबे पड़े हैं, मौज काट रहे हैं और पर्डियम की बर्बादी की इंतजार कर रहे होते हैं और इन्हें लग रहा है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन अपना बंदा गिज़लिन उसने तैयारी कर ली है। हम देखते हैं कि गिज़लिन अपने साथ ही मर्शनरीज के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है क्योंकि बेलिंदा ने इस जगह के बारे में पता लगा लिया था। बेलिंदा गिलियन कोर अपने अपने वेपन्स के साथ तैयार है इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए। तब यहाँ पर गिज़लिन अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि रात काफी है, कुछ सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है, सरप्राइज अटैक करने का सही वक्त है। मेरी बात को ध्यान से सुनो सारे, मुझे किसी भी कैदी की जरूरत नहीं है, हमें किसी को भी कैद में नहीं रखना है, इसीलिए इन सबको काट डालो। Kill them all। बंदे ने तो अपना प्लान के हिसाब से तैयारी कर ली है। दोस्तों ये आ चुका है सारे सप्लाई यूनिट के बंदों को मारने के लिए। सामान ही नहीं मिलेगा तो डिगाड़ के सैनिक करेंगे क्या आगे? थोड़ी लड़ाई करने के बाद तो थक ही जाएंगे। अब ये सब होगा कैसे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पर। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।